चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि अंडर रूट में आपको दिया है 1.8225 इक्वल टू 135, तो आपको वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 182.25 प्लस अंडर रूट 1.8225, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे सिंपल वे में देख लीजिए आप क्या करिए, यहाँ पर जो दशमलव वगैरह है वो हमेशा परेशान करता है हमें, तो इस दशमलव को ही खत्म कर दें तो कितनी अच्छी बात रहेगी। अगर हम जो गिवन है यानी कि जो हमें दिया गया है उसमें से दशमलव को हटा दें, और जो हमें निकालना है यानी कि जो फाइंड करना है उसमें से अगर हम दशमलव को हटा दें तो हमारे लिए क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो चलिए इसको ईजी बना लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर रूट। हमें दिया हुआ है 1.8225, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर में किसके है, इसकी वैल्यू 135 के बराबर है। तो यदि हम इसका दशमलव हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 18,225 और बटे में कितना 10,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 10,000 और बराबर में कितना है 135 है। अब आप 18,225 को तो रहने दीजिए, आपको ये नहीं पता है किसी संख्या का या पूर्णवर्ग संख्या है कि नहीं, इसका वर्गमूल निकल सकता है कि नहीं, हमें उस पर टेंशन लेनी ही नहीं है, उस पर हमें जाना ही नहीं है। हमें क्या चीज़ समझनी है, आप इसको देखिए। आप 10,000 को तो जानते हैं कि 10,000 का वर्गमूल 100 आएगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर रहने दीजिए, आप कितना 18,225, उसको परेशान मत करिए। आप उसको परेशान नहीं करेंगे, वो आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, 10,000 का वर्गमूल ले लीजिए, कितना आ गया, तो आप कहेंगे 100 आ गया। तो बराबर में कितना है, तो आप कहेंगे सही ये 135 है। तो यहाँ से आप देखिए कि अगर आप यहाँ से अंडर रूट की वैल्यू निकालते हैं, किसकी 18,225 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो निकलेगी 13,500 के बराबर। कितनी निकल आई, 13,500 के बराबर। तो यहाँ देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट कर लिया, हमने दशमलव वाला रट्टा खत्म कर दिया कि कहाँ दशमलव 3 अंक बाद लगा, 2 अंक बाद लगा, 4 अंक बाद लगा, उसकी हमें टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको दशमलव खत्म करने के लिए इसका दशमलव हटाया, बटे में 10,000 आया, 10,000 का वर्गमूल 100 आया, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि त्रिक गुणा कर दिया, तो 13,500 हो गई किसकी वैल्यू, अंडर रूट 18,225 की वैल्यू। ठीक है ना, वर्गमूल के अंदर 18,225 की वैल्यू 13,500 के बराबर होगी। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमें निकालना क्या है। तो हमें दिया है अंडर रूट के अंदर 182.25 प्लस अंडर रूट के अंदर, तो आप कहेंगे 1.8225। देखिए यहाँ तो ये इजी हो जाता, यहाँ तो वैल्यू सीधी सीधी दी है, 135 आप रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ रखना भी है, आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि 1.8225 की वैल्यू 135 है तो सीधा रख देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि इसका दशमलव खत्म करेंगे, बटे में कितना आना है, तो आप कहेंगे सर 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा 10। तो आपका ये तो हो गया 18,225 ऊपर, और बटे में कितना हो गया 10, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 135 है। तो बिल्कुल हमने 135 यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 18,225 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 13,500 है, ये कितनी है 13,500 है, और बटे में कितना है, अपॉन में कितना चल रहा 10, प्लस में कितना है 135 यानी कि 135, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 1350। अब 1350 में आपको 135 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप कहेंगे सर 0 में 5 जोड़ेगा तो आप कहेंगे सर 5 आएगा। ठीक है, 3 जोड़ देंगे आप 5 में तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे आप 3 में तो कितना हो जाएगा 4, तो 1485 आपका जो है आंसर हो जाएगा। 1485 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो है डी दिया है 1485, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को इजी कर लिया, इसका दशमलव खत्म करके पहले हमने अंडर रूट की वैल्यू किस में कन्वर्ट कर ली 13,500 में, फिर इसके दशमलव को खत्म किया और इसकी वैल्यू हमें सीधी सीधी दी थी तो वो वैल्यू रख दी 135। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कौन सा एक सही है, मतलब आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 कथन दिए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक सही है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके भाई कौन सा कथन सही होगा या कौन सा गलत होगा। इन्होंने बोला 392 यानी कि 392 एक पूर्ण घन है। 392 क्या है, एक पूर्ण घन है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये पूर्ण घन है। पूर्ण घन मतलब ये परफेक्ट क्यूब है, तो इसका घनमूल निकलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके पहले हम पूर्ण घन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए पे चर्चा कर लेते हैं हम।
कि इन्होंने बोला कि 392 क्या है, पूर्ण घन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 2 छिंग 12। अब फिर से किससे कट रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 से, 2 नाम 18, 2 8 16। फिर किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 2 चौके 8 और 2 नाम 18। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये 7 से कटेगा 7 बार और ये 7 से कटेगा 1 बार, यानी कि 3 का तो एक पूरा का पूरा, यानी कि 2 का एक 3 का जोड़ा बन रहा है। मतलब पूर्ण घन के लिए क्या करना पड़ता है, 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, 3 संख्याओं के समूह बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ 2 तो 3 बार है लेकिन 7 नहीं है, यानी कि ये पूर्ण घन नहीं है। तो यानी कि ये कथन कैसा है हमारा, सही नहीं है, गलत है। तो पहला ऑप्शन तो हट गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। एक पूर्णांक a के लिए a की घात 3 सदैव a की घात 2 से बड़ा हो। देखिए ये कब होता है, अगर यहाँ पर एक चीज लगा देते ये कि एक धनात्मक पूर्णांक a के लिए, अगर ये क्या लगा देते, एक धनात्मक पूर्णांक a के लिए, मतलब a की वैल्यू जो है वो धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर अगर होता तो हमेशा a की घात 3 a की घात 2 से कैसी होती, बड़ी होती। लेकिन उन्होंने बोला एक पूर्णांक a के लिए। अब आप जानते हैं पूर्णांक जो इंटीजर होते हैं ना, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो आप जानते हैं 0 1 2 3 से लेकर ये होते हैं प्लस इनफाइनाइट तक, और -1 -2 से लेकर कहाँ तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब पूर्णांक में तो सारी की सारी संख्या इंक्लूड हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो अगर ये बोल रहे हैं कि a एक पूर्णांक है, मतलब a की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम a की वैल्यू देखिए, अगर इस तरफ लेते हैं, तो अगर हमने मान के चलिए a की वैल्यू क्या ली, 0 ली, तो a की घात 3 कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 0, और a की घात 2 भी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि a की जगह पे 0 रखना है। तो आप देखिए ये तो बराबर हो गया। जबकि ये क्या बोल रहे हैं कि a अगर एक पूर्णांक है तो a की घात 3 सदैव a की घात 2 से कैसा होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए आप, लेकिन अगर धनात्मक लेते हैं हम, जैसे हम धनात्मक लें, अब हम a बराबर 1 भी लें, तो देखिए 1 पर भी क्या केस होगा, a की घात 3 बराबर 1 होगा और a की घात 2 बराबर भी 1 होगा। लेकिन जैसे हम a बराबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो a की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और a की घात 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4। तो यहाँ पर a की घात 3 किससे बड़ा हो रहा, a की घात 2 से बड़ा हो रहा। कब, जब a की वैल्यू 2 स्टार्ट हुई, ठीक है। उससे पहले 0 और 1 पर क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। लेकिन उन्होंने बोला सदैव बड़ा है, तो सदैव तो बड़ा नहीं हुआ, बराबर हो गया। ये गलत है, लेकिन हम चीज़ों को समझ रहे हैं अभी, ठीक है ना। और समझ लेते हैं, अगर हम निगेटिव में लेते हैं, अगर हम a की वैल्यू कितनी ले लें, -1 ले लें, अगर हम a की वैल्यू क्या ले लें, -1 ले लें, तो अगर हमने a की वैल्यू -1 ले ली, तो a की घात 3 कितना होगा, तो a की घात 3 मतलब -1 ही होगा, और a की घात 2 कितनी होगी, तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, a स्क्वायर बड़ा हो गया a की घात 3 से, ठीक है। अब हमारे बात समझ में आ गई कि दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं हम, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो पूरी तरह से 2 शून्यों के साथ समाप्त हो। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। अगर कोई पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर आप ले रहे हैं, तो वो हमेशा 3 शून्यों पर समाप्त होगा, उसमें कभी भी 2 शून्य नहीं आ सकते। कैसे, तो समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें कि 10 का यदि आपको घन निकालना है, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 1000। तो इसका घनमूल निकाल सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि इसका घनमूल 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसके परफेक्ट क्यूब नंबर में हमेशा कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप कोई भी दुनिया की संख्या उठा के देख लें जो अगर परफेक्ट क्यूब है। जैसे हमने अगर कोई और संख्या ले लेते, अब इतनी बड़ी संख्या निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे हमने बोला 120, अगर हमने बोला 120, तो 12 का घन होता है 1728, और इसमें कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो, यानी कि 120 का घन होगा 1728 000। यानी कि कोई भी पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसके घन में हमेशा कितने, 3 जीरो होंगे। जबकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब ये सही बोल रहे हैं जो पूरी तरह से 2 शून्यों के साथ समाप्त हो। तो इन्होंने तो सही बोला ना कि भाई ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 2 शून्यों पर समाप्त हो, नहीं है, ये खुद ही बोल रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। लेकिन हम अगले स्टेटमेंट की और चर्चा कर लेते हैं कि 4th स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है। तो देखिए ये बोल रहे हैं यदि a स्क्वायर 5 में समाप्त होता है तो a की घात 3 25 में समाप्त होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो इसकी इनकी इस बात को भी हम ठुकरा देते हैं। किस तरीके से, देखिए अगर हम 5 लें तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, यानी कि ये 5 पर समाप्त हो रहा। लेकिन अगर हम 5 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो ये 125
तो ये 25 पर समाप्त हो रहा है। ये बात यहाँ तक तो सही थी कि अगर हम a की वैल्यू कितनी लें, 5 ले लें, तो 5 का वर्ग 25 होता है, यानी कि वो किस पर समाप्त हो रहा, 5 पर समाप्त हो रहा। और 5 की घात 3 करें तो वो 25 यानी कि 125 पर समाप्त हो रहा है क्यूब में। लेकिन आप देखिए यहाँ भी तो 25 आ रहा है, यहाँ भी तो 25 आ रहा है। आगे बात समझ में, आप कहेंगे सर यहाँ तो दोनों में 25 आ रहा है। लेकिन अगर आप इससे बड़ी कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने 15 लिया और 15 का हम क्या करें, वर्ग करें तो 225 होता है। तो ये जो 15 का वर्ग होता है ना, वो भी 225 यानी कि 25 पर समाप्त होता है। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो यदि चाहे आप उसका वर्ग निकालें यानी कि स्क्वायर निकालें, चाहे उसका आप घन निकालें यानी कि क्यूब निकालें, दोनों ही कंडीशन में लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 2 और 5 यानी कि 25 होंगे। क्लियर होगी बात। तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर और घन दोनों में ही लास्ट में क्या आते हैं, 2 और 5 यानी कि 25 आएगा लास्ट में। क्लियर। चलिए तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। एक लोहे का बक्सा 777.75 रुपए में खरीदा गया और उसे 50.25 रुपए के लाभ पर बेच दिया गया। उस बक्से का विक्रय मूल्य बताना है। भाई इससे इजी को हो सकता है कि आपके लिए आपको बोल रहे हैं कि भाई खरीदा हमने 770 रुपए 75 रुपए में, 770.75 रुपए में हमने खरीदा और उस पर लाभ कितने का लिया, 50.25 रुपए का लिया। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। हम जानते हैं कि भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, हम जानते हैं अगर हम लाभ पर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य में आप क्या जोड़ दीजिए, आप लाभ को जोड़ दीजिए। अगर आप क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य हमें दिया है, क्रय मूल्य दिया है 770 रुपए 75 पैसे। और लाभ की अगर बात करें कि लाभ कितना दिया है, कितने लाभ पर बेच रहे हैं, तो लाभ ले रहे हैं ये 50 रुपए 25 पैसे का, ठीक है ना, यानी कि 50 रुपए 25 पैसे का लाभ लेकर इसको बेच दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है भाई, क्रय मूल्य हमारे पास है 770 रुपए 75 पैसे और उसमें कितना जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर 50 रुपए 25 पैसे उसमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं, 5 और 5 10 की 0 हासिल में 1, 7 और 3 10 की 0 हासिल में 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये तो 1 हो गया, 5 7 12 की 2 हासिल में 1, 821.00 आ जाएगा। तो फाइनली 821 रुपये आपका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। यानी कि जो चीज़ आपने 770 रुपये 75 पैसे में ली थी उसको आपने कितने में, 821 रुपये में बेच दिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 3/4 की घात -1 -1/4 की घात -1 की होल घात -1 को p/q के रूप में आपको लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको चीजें समझ ले कि x/y की होल पावर यदि -n है तो ये y/x की होल पावर n के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर संख्याओं को आप पलट देंगे तो माइनस की जो घात है वो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 3/4 यानी कि 3/4 की होल पावर -1 -1/4 की होल पावर -1 और उस पूरे की होल पावर कितनी दी है, तो वो भी आपको दी है -1। ठीक। तो चलिए यहाँ पर पलट देते हैं। पहले तो ये हो जाएगा 4/3 की होल पावर 1, तो 1 पावर नहीं भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। माइनस ही हो जाएगा 4/1 की होल पावर 1, यानी कि इसमें भी काम आपका चल जाएगा 1 पावर नहीं लिखें तो। और ये कितनी है, -1, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक। तो ये आपका हो गया 4/3 -4 और उसकी होल पावर कितनी है, -1। इधर 1 एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम ले लीजिए। 3 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 और ये हो जाएगा 4 × 12, ठीक है। उसकी होल पावर कितनी, -1। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 12 में से 4 जाएगा तो -8/3 की होल पावर -1। देखिए माइनस पावर को फिर से प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दें, पलट दें संख्याओं को। तो आप कहेंगे बिल्कुल पलट दीजिए सर। तो -3/8 आपका आंसर हो जाएगा होल पावर 1 प्लस में आएगी, कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का। तो ये हो जाएगा
3/8 आपका आंसर। तो ये P/Q के रूप में है कि नहीं, इसमें P 3 है, माइनस का 3 और Q कितना है 8 है, तो ये P/Q के रूप में हो गया। किस ऑप्शन में दिया है -3/8, तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई। तो देखिए इस प्रकार जो हमारा पेपर था 21 अगस्त 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का, इसके 10 क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन किया। आपने देखा काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चनों से हमें एक आइडिया मिल जाता है, अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे तो इनके आने की संभावना हो सकती है, और बिल्कुल आते हैं। आप लास्ट ईयर के जितने भी पेपर उठा के देखेंगे लगभग एक जैसे क्वेश्चन दिए गए थे, और अब भी इन क्वेश्चनों के आने की संभावना है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चनों में। नेक्स्ट x/y माइनस y/x और इस पूरे के बटे में 1/x² माइनस 1/y² का मान है, आपको इसका मान बताना है कि क्या है। ठीक है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, या तो इनमें फॉर्मूले लगते हैं या फिर सीधे सीधे आप कैलकुलेशन करते जाएं, उससे ये सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है x/y और माइनस में दिया है y/x और इस पूरे के बटे में दिया है 1/x² माइनस 1/y²। तो क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले ऊपर वाला जो टर्म है उसमें एलसीएम लेना चाहिए और नीचे वाले टर्म में भी क्या लेना चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे ऊपर आप, तो कैल्शियम क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर x/y एलसीएम आएगा, तो y से y कैंसिल तो x का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो x² हो जाएगा, x से x कैंसिल तो y का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो y² हो जाएगा, बीच में माइनस लगाए तो -y² हो गया। नीचे भी यही प्रोसेस करेंगे आप, नीचे आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा x² y²। अब आप देखिए x² से x² कैंसिल होगा तो ये y² हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा y², और माइनस तो y² से y² कैंसिल होगा तो माइनस का x²। ठीक है, ये टर्म्स अभी आपके बने हैं। अब अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लें या नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो आपको एक टर्म दिखेगा कि ऊपर भी y² माइनस x² हो जाएगा। अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं और नीचे से कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपका x² माइनस y² हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से हमने माइनस लिया क्या कॉमन, तो ये ऊपर तो हो गया y² माइनस x²। ठीक है, इसके बटे वाला टर्म हमने नीचे लिख लिया xy, और इसके अपॉन में भी क्या है, तो आप कहेंगे सर y² माइनस x² है, और इसके अपॉन का जो टर्म था वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा x² y²। अब देखिए y² माइनस x² से y² माइनस x² तो कैंसिल हो गया, x से x की पावर कैंसिल, y से y की पावर कैंसिल, तो क्या बचा माइनस का xy, ऊपर क्या बचा माइनस का xy। तो हमारा आंसर क्या हो गया, माइनस का xy। किस ऑप्शन में दिया है, माइनस का xy, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी जो है सर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि भाई 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन है 14 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ के मैदान की आंतरिक परिधि 440 सेंटीमीटर है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, आपने देखा होगा जब रनिंग करने के लिए जाते हैं, और आपको खासकर ये आपको पता ही होगा क्योंकि रनिंग जब हम करने जाते हैं तो इस टाइप के गोलाकार मैदान में दौड़ते हैं। ठीक है ना, तो एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें जो 14 मीटर चौड़ा है, मतलब यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई दी है वो हर जगह कितनी है, 14 मीटर है। तो ये चौड़ाई कितनी दी है, तो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 14 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, ये पूरी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक सब जगह कैसी है, एक जैसी है, 14 मीटर चौड़ी है। अब इसके अलावा आंतरिक परिधि, परिधि क्या होती है, तो वृत्त की जो बाउंड्री होती है ना, ये इसकी परिधि कहलाती है। ये परिधि आपको दी है आंतरिक परिधि, ये कितनी दी है आपको 440। तो अगर हम परिधि की बात करें तो आपको 440 कितनी दी है, सेंटीमीटर। अच्छा ये मैदान आपका मीटर में दिया और ये परिधि सेंटीमीटर में दी है। चलिए देख लेते हैं, और आपको आंसर किस में दे रहे हैं, मीटर में। तो चलिए देख लेते हैं, परिधि आपको सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए था। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या बनता है इसका। आप देखिए यहाँ पर 14 मीटर मैदान की चौड़ाई हो गई और 440 सेंटीमीटर आंतरिक परिधि हो गई। आपको वह त्रिज्या बतानी है, मतलब ये केंद्र होगा, इस केंद्र से ये अंदर वाले मैदान की त्रिज्या होगी और इस केंद्र से ये बाहर वाले मैदान की त्रिज्या होगी, यानी बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या होगी। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मान ली, कैपिटल आर, जो कि हमें ज्ञात करनी है, और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को हमने कितना मान लिया, स्मॉल आर। ठीक है, तो हम स्मॉल आर निकाल सकते हैं।
स्मॉल आर हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंतरिक वृत्त की परिधि दी है और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर। अब आप आर कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, स्मॉल, क्योंकि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आपने स्मॉल आर मानी है तो उसकी परिधि 2 पाई आर स्मॉल आर होगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये 440 के बराबर हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 440 और बटे में कितना हो जाएगा 2 और पाई की वैल्यू 22 इंटू में कितना 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये 44 से 44 कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 70। कितनी आ गई 70। अब समझना इस चीज को, ये सेंटीमीटर में नहीं हो सकता क्योंकि आपके आंसर कितने दे रहे हैं, मीटर में दे रहे हैं। तो अब आप देखिए 14 है तो यानी कि बाहर वाली चौड़ाई कितनी है। अगर आप आंतरिक त्रिज्या में ये चौड़ाई को जोड़ देते हैं, मतलब इस त्रिज्या में अगर आप ये वाली चौड़ाई को जोड़ देते हैं तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, आपको बाहर वाली त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। तो 70 में अगर आप 14 को जोड़ते हैं तो 84 आ जाएगा मीटर। तो इसका मतलब ये जो है सेंटीमीटर में नहीं है, इसको आप करेक्शन कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन में। इसमें ये जो आपका करेक्शन है ये मीटर में है। 440 क्या है, ये मीटर है, तो इसको आप क्या कर लीजिए 440 मीटर कर लीजिए। ठीक है, 440 मीटर हो गया। तो यहाँ से स्मॉल आर भी कितनी आ गई आपकी 70 मीटर आ गई। अब बाह्य त्रिज्या बतानी है, तो बाह्य त्रिज्या क्या है, तो आपको पता है ये केंद्र से ये परिधि तक की दूरी बाह्य त्रिज्या है। तो ये तो आपकी आंतरिक त्रिज्या है, इसमें अगर आप रोड की चौड़ाई यानी कि दौड़ का जो मैदान है उसकी चौड़ाई को और जोड़ दे तो बाहर त्रिज्या आ जाएगी। तो बाहर त्रिज्या कैपिटल आर क्या होगी, तो कैपिटल आर होगी आर प्लस रोड की चौड़ाई यानी कि मैदान की क्या दी थी भाई आपको चौड़ा, कितना था 14, तो 14 और जोड़ दीजिए इसको। तो ये कितना हो गया 70 और उसमें आप 14 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 84 मीटर। ठीक है, यानी कि बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 84 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। आपसे पूछा गया था कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 84 मीटर आ गया। किस ऑप्शन में टिक कर देंगे, तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 घन जिनके किनारों का मान 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक नए घन के निर्माण के लिए पिघला दिए गए निर्मित नए घन का आयतन ज्ञात करें। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 3 घन दिए हैं उनके आपको किनारे दिए हैं, किनारे मतलब उनकी भुजाएं दी हैं। अगर हम बोलें कि एक घन जो है उसकी भुजा आपको कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 3 सेंटीमीटर दी है। 3 सेंटीमीटर ही है, बिल्कुल सेंटीमीटर दी है। एक दूसरा घन है, ठीक है, एक दूसरा घन है, उसकी आपको किनारा यानी कि भुजा कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर वो 4 सेंटीमीटर दी है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। एक और घन आपको दिया हुआ है, एक और घन आपको दिया हुआ है, उस घन का आपको किनारा यानी कि भुजा कितनी दी गई है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर है। अब आप इस वाले घन को, इस वाले घन को और इस वाले घन को तीनों को पिघलाकर आप क्या कर रहे हैं, पिघलाकर एक नए घन का निर्माण कर रहे हैं, एक नया घन बना रहे हैं। तो उस नए घन का आपको क्या बताना है, आयतन बताना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज नई चीज बनाई जाती है तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। मतलब अगर हम ये देखें कि ये छोटे वाले घन का जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, उससे बड़े वाले घन का जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और उससे बड़े वाले घन का जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इन तीनों घनों को पिघलाकर यदि आप नया घन बनाएंगे तो नए घन का आयतन इन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर होगा तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर। तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर, के बराबर। ठीक है, तो यानी कि जो तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा क्या, नए घन का आयतन। अब हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, तो बिल्कुल पता है भाई, अगर नहीं पता है तो जान लें कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, जो उसकी भुजा होती है उसकी घात 3। तो देखिए पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 की घात 3। दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 की घात 3। तीसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 की घात 3। ठीक है, तो यहां से देखिए 3 की घात 3 मतलब आप कहेंगे सर 27, 4 की घात 3 मतलब यानी कि आप कहेंगे 64
और 5 की घात 3 मतलब आप कहेंगे सर 125। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो देखिए 7 5 12 4 16 की 6 हासिल में आएगा 1, 2 और 1 3 और 6 9 और 2 11 की 1 हासिल में आएगा 1 और 1 और 1 2। यानी कि जो नया घन बन रहा है उसका आयतन कितना होगा 216 घन सेंटीमीटर होगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन डी में आपको दिया है 216 घन सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि जब आप 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बना रहे हैं तो जो 3 घन आप पिघलाकर नया घन बना रहे हैं उन तीनों घनों के आयतनों का योग नए घन के आयतन के बराबर होगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।